हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को स्टार्ट करने के लिए। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज हमारी क्लास 12th की आखिरी क्लास होगी। क्लास 12th के सिलेबस की आखिरी क्लास होगी, लेकिन इसके बाद हम अपनी रिवीजन क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेगी। तो आज हमारा 12वीं का सिलेबस क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं क्वालिटी के साथ। बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है। आपने कल पढ़ा, आपको खुद भी समझ में आया होगा कि चैप्टर उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है हाँ भाई, ये लास्ट लेक्चर है। ये बॉटनी की क्लास 12th के सिलेबस का लास्ट लेक्चर है। और हम लोग तो नीट तक आपके साथ रहेंगे। 12वीं का रिवीजन भी देना है, वन शॉट भी देने हैं जेनेटिक्स के। क्लास 11वीं का रिवीजन भी कराना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवानी है। तो हम तो लास्ट तक पूरा जुड़े रहेंगे। ठीक है चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए। एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए। याद तो आएगी भाई, याद किसको नहीं आती है ना। इतनी अच्छी हमारी जर्नी रही है ना। तो याद तो आएगी, क्या करें, जीना तो पड़ता ही है ना चलो, यस सर आ गया है। ठीक है, यस सर आ गया है। चलिए, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले एक पैराग्राफ रह गया था, वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला पैराग्राफ रह गया था, तो हम उसको जंप करके आगे चले गए थे, क्योंकि आगे एरोप्लेन आ गया था, तो वो ज़्यादा खतरनाक लग रहा था थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मैंने कहा पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो हमें यहां से हमें आगे जाना है एक लिख रहा है टेक माय नेम। अरे दीवाने, अभी खेल तो शुरू करने दे पहले, बीच बीच में तब लूंगा ना लुक को। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इससे पहले ये हमने प्लेन वाला पढ़ लिया था, मोस्ट सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। हाँ, तो हमें यहां से हमें पढ़ना है। आज का तो और भी ज्यादा आसान है, आज का तो और भी ज्यादा आसान है। हाँ, फैमिली से मिलाएंगे मिलाएंगे, 5:30 तक ये खत्म हो जाएगा, फिर फैमिली से मिलाएंगे। मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया है, मैं कहा मम्मी बच्चे कह रहे थे मिलने के लिए, तो मम्मी आएंगी। ठीक है आ जाओ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आ जाइए। While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. While it is doubtful if any new species are being added through speciation, speciation का मतलब होता है origin of नई species। तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है वहां पर आपकी किसी नई स्पीशीज का आना, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। तो भैया स्पीशीज आ रही हैं, स्पीशीज लॉस भी हो रही हैं। ठीक है, स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं। द बायोलॉजिकल wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activity। धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी का लॉस, मैम को भी ले आऊंगा, अब तो पढ़ लो तो अगर मैं आपको बोला धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और जो उंगलियां उठ रही हैं वो हमारी हरकतों पे उठ रही हैं, हमारी एक्टिविटी पे उठ रही हैं। ठीक है, ह्यूमन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द कोलोनाइजेशन एग्जाम्पल बताया गया है, द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन। तो बच्चों, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड एक जगह है जहां पर ह्यूमन के कोलोनाइजेशन की वजह से, ह्यूमन के इंटरफेयर करने की वजह से, ठीक है, वहां से देखिए कितनी सारी चिड़िया गायब हो गई। इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। तो आपको यह डेटा याद रखना है कि जगह कौन सी है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, कॉलोनाइजेशन, ह्यूमन के इंटरफेयर करने की वजह से वहां पर बर्ड्स की
2000 स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई। डेटा है, याद करना है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784। बच्चों, IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN एक डेटा प्रेजेंट करता है, ठीक है। उस डेटा में यह बताया गया है कि 784 स्पीशीज जो है आपकी, जिसके अंदर 338 वर्टिब्रेट है, 359 इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, और 87 आपके प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर। तो आपके लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसमें वर्टिब्रेट 338, इनवर्टिब्रेट 359 और 87 आपके प्लांट है। तो बच्चों, पूरा डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 338, उसमें 21 बढ़ा दिए, 359, प्लांट में 87, पैसिफिक मॉल से पैसिफिक आइलैंड याद रखना, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन के इंटरफेयर करने की वजह से। और कितनी, इनको टोटल कर देना, 784। सम एग्जाम्पल ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड, डोडो आपका बर्ड है, आपका क्वेगा जो है आपका, ठीक है, क्वेगा आपका जेब्रा जैसा है, जेब्रा, ठीक है। उसके बाद आपका थाइलेसीन है और आपका स्टीलर सी काऊ है। स्टीलर सी काऊ आपका मैमल्स के अंदर आता है, ठीक है। थाइलेसीन आपका जो है, थाइलेसीन आपका जो है वो आपका टाइगर के जैसे दिखता था, ठीक है, टाइगर के जैसे दिखता था, ठीक है, मार्सुपियल से आप इसको बोल सकते हैं। तो थाइलेसीन है, स्टीलर सी काऊ आपका मैमल्स है, क्वेगा आपका जेब्रा है, डोडो आपका बर्ड है। तो ये सब लोग आपके गायब हो गए। और कौन गायब हो गए? बली, जवान, कैस्पियन। ये किसकी सब स्पीशीज है? आपकी टाइगर। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका डोडो, दूसरा है क्वेगा, क्वेगा अफ्रीका में, डोडो मॉरिशस में, थाइलेसीन आपका ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सी काऊ रशिया में, और 3 स्पीशीज टाइगर की, बली, जवान, कैस्पियन। तो ये आपके रीसेंट एक्सटिंक्शन है, ये आपके गायब हो गए। द लास्ट 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species। तो लास्ट 20 years में 27 स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। तो बच्चों, ये सब डेटा है, आपको याद करना है कौन कौन सी गायब हुई, ये भी सारा डेटा है, आपको पूरा का पूरा याद करना है। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शोन दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम। मतलब ये एकदम से नहीं हुआ है, अचानक से रातों रात कोई भी चीज गायब नहीं होती, ठीक है, अचानक से कोई भी चीज रातों रात गायब नहीं होती। आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो वल्नरेबल का मतलब होता है इनको ज्यादा खतरा है। एम्फीबियन की जो स्पीशीज है वो वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन, मतलब एम्फीबियन की स्पीशीज का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो ये ज्यादा जल्दी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इनको ज्यादा खतरा है। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट more than 15,500 species worldwide facing the threat of extinction। तो यहां से क्वेश्चन डेटाबेस ही बनेंगे कि कितनी स्पीशीज हैं जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है। 15,500। ज्यादा खतरा किनको है? एम्फीबियन की स्पीशीज को है, ठीक है। बली, जवान, कैस्पियन किसकी है? टाइगर की है। रशिया स्टीलर सी काऊ, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, क्वेगा अफ्रीका, डोडो मॉरिशस, ठीक है। 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, जिसमें वर्टिब्रेट 338, इनवर्टिब्रेट 359, 87 प्लांट लास्ट 500 ईयर में। कितनी चिड़ियां उड़ गई? 2000 चिड़ियां उड़ गई। कहां पर? पैसिफिक मॉल या पैसिफिक आइलैंड? पैसिफिक आइलैंड। तो बच्चों, पूरा याद करने का है। देखिए अगली स्लाइड देखिए। प्रेजेंटली 20% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face threat of extinction।
इतनी परसेंट स्पीशीज है जो खतरे पर है, मतलब इनको खतरा है, थ्रेट है। किसका थ्रेट है? एक्सटिंक्शन का। फिर से डेटा याद करना है। 12% बर्ड, 23% मैमल, 32% एम्फीबियन, 31% आपका जिम्नोस्पर्म, जिनको खतरा है। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ये आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। आप देख लिए अभी तक जितनी भी पीपीटी लगाई सबकी सब आपकी याद करने वाली थी। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड। फॉसिल्स रिकॉर्ड, भैया जिन स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई हैं आपको कैसे पता चलेगा? आपको फॉसिल्स वगैरह मिलेंगे, वहां से आपको पता चलेगा। वी लर्न दैट large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene। मतलब अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी हरकतों की वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बट जब हम इस दुनिया में नहीं थे उससे पहले भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। तो एक्सटिंक्शन काफी टाइप का होता है। एक एक्सटिंक्शन होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती, वो स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक होता है मास एक्सटिंक्शन, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई, कैटास्ट्रॉफ्स, कुछ इस तरह से एक नेचुरल डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से काफी स्पीशीज लॉस होती है, उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। और हमारे द्वारा जो एक्सटिंक्शन होगा उसको आप बोलेंगे एंथ्रोजेनिक एक्सटिंक्शन, उसको आप बोलेंगे एंथ्रोजेनिक एक्सटिंक्शन। सर प्लीज टेक माय नेम हिमांशु। हे हिमांशु, तो कहने का मतलब है एक्सटिंक्शन भी तीन टाइप का है। पहला जो एक्सटिंक्शन है वो है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका मास, तीसरा है एंथ्रोजेनिक। तो आप हमें बताइए, नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज नेचर के साथ अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाई वो धीरे धीरे गायब हो गई। मास एक्सटिंक्शन, कोई नेचुरल डिस्टरबेंस हुआ और काफी सारी स्पीशीज गायब हुई। और तीसरा हमारी एक्टिविटी के द्वारा। तो हमारी इस अर्थ पे आने से पहले भी एक्सटिंक्शन होते थे। इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है? लिख के बताओ, सबसे खतरनाक कौन सा है? इन तीनों में सबसे खतरनाक एक्सटिंक्शन कौन सा है? बताइए बताइए, इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा एक्सटिंक्शन है? तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है? एंथ्रोजेनिक, बिल्कुल सही। एंथ्रोजेनिक जो हमारी हरकतों की वजह से हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है, 100 से 1000 टाइम्स खतरनाक है। हम तो लगे पड़े हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन नहीं, हमारी एक्टिविटी के द्वारा जो एक्सटिंक्शन है। देखिए, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन ईयर सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। अभी तक हम मास एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड देख चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड देख चुके हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारी हरकतों की वजह से जो चीजें एक्सटिंक्ट होगी उसको 6th एपिसोड बोलेंगे। 5 एपिसोड तो हम देख चुके हैं, ठीक है। देखिए जरा, हाउ इज दिस 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड? तो प्रीवियस एपिसोड में क्या था? प्रीवियस एपिसोड में आपका नेचुरल और मास एक्सटिंक्शन था, नेचुरल और मास एक्सटिंक्शन था। द डिफरेंसेस in the rate, the current species extinction rate are estimated to be 100 to 1000 times faster than pre-human types। तो मतलब हम हैं जो दुनिया को 6th एपिसोड दिखाएंगे, ठीक है। और 6वां एपिसोड बहुत खतरनाक होगा क्योंकि ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। और ये कितना खतरनाक है? ये 100 से 1000 टाइम फास्टर है। किनके कंपेयर में? प्री ह्यूमन टाइम्स, जो पहले एक्सटिंक्ट हुए हैं।
and our activities are responsible for faster rate. Ecologists warn that if the present trend continue, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 year. तो आप खुद सोच लीजिए, जब आपके 100 साल पूरे होंगे, मतलब 100 साल तक बहुत, मैं तो चाहूं आप 100 साल से भी ऊपर जाइए, तो मतलब जब आप 70-80 साल तक भी पहुंचेंगे एक एवरेज, तो भैया काफी सारी चीजें तो आपकी आंखों के सामने ही हो जाएंगी गायब। तो जैसे ये चल रहा है, ये जो चल रहा है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो भैया अगले 100 साल में तो खेल ही खत्म होने हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाएगा। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कौन सा है? जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है वो हमारे द्वारा है, उस एक्सटिंक्शन को आप बोलते हैं एंथ्रोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये कितना खतरनाक है? ये 100 to 1000 टाइम ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड्स टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो क्या इसका क्या रिजल्ट होगा? भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो भैया प्लांट का जो नंबर है वो कम हो रहा है। लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट प्रीटर्बेशन सच एज ड्रॉट एंड सच एज ड्रॉट, मतलब जो प्लांट है उनकी जो रेजिस्टेंट पावर है, ड्रॉट मतलब सूखापन, ड्राइनेस, जहां पे पानी कम है, तो भैया अगर स्पीशीज का लॉस होगा तो जो इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम की जो इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट पावर है वो कम हो जाएगी। इकोसिस्टम की जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो प्लांट का प्रोडक्शन कम हो रहा है और इकोसिस्टम बोलूं, इकोसिस्टम में इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है आपका, वो आपका क्या हो रहा है? वो कम होता जा रहा है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों अगर आप प्लांट काटते रहे, पेड़ काटते रहे, तो आपको क्या हर साल उस एरिया से उतने आम के पेड़ नहीं, आम फ्रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज वहां पे 1000 आम के पेड़ हैं, कल वहां पे 900 रह गए, फिर 800 रह गए, फिर 600 रह गए। तो अगर आपके आम के पेड़ धीरे धीरे करके गायब होते रहे तो आपका जो बायोमास है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आएगा। और जब प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आए तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। यार ये मतलब क्या है यार, मतलब ये बीच में आते हैं और कहते हैं वो वाला टॉपिक क्यों छोड़ा? थोड़ा कहा, मैंने भी तो बताया आपको कि मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद वो वाला पढ़ाऊंगा जो कल का एक पैराग्राफ था, वो प्लेन से पहले वाला था, बताया तो था। अभी ये सीधा आते हैं, बीच में देखते हैं हम लेट हो गए तो सीधा क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। शुरू में क्या बोला वो सुनते ही नहीं है यार, क्या है, लुखे लोग हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। तो बच्चों पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, आपको मालूम है कि जब आपका इन्वायरमेंट का लॉस होगा तो काफी सारे प्रे का भी लॉस होगा। उन प्रे से रिलेटेड जो प्रीडेटर होंगे वो भी उनका क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है, तो पेस्ट एंड आपका क्या हो गया? वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। ठीक है, जो डिजीज होंगी वो अब इजिली अफेक्ट करने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि अब आपकी अनस्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो पेस्ट और डिजीज साइकिल जो है आपकी, वो भी आपकी डिस्टर्ब होंगी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी क्या होंगी? डिस्टर्ब होंगी। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। आज का तो और भी आसान है भाई, आज का तो और भी आसान है। ए राहुल, कैसे हो राहुल? ए राहुल, अंजलि, अंजलि तू मुझे नहीं मिली तो राहुल, राहुल ले भाई, खुश हो गया राहुल, खुश हो गया, तेरा नाम ले लिया। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मेरा प्यार जा रहा है, बाबूजी, बाबूजी आ जाओ। द एक्सेलरेटेड rate of species extinction that the world is facing
नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन को ब्लेम किया जा रहा है, हमारी हरकतों की वजह से अब काफी सारी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट का खतरा देख रही हैं। देयर आर 4 मेजर कॉज, 4 कारण है जिनकी वजह से, अबे तुम्हारे मैं नाम ही लेता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा क्या, अरे नसेड़, यहां पर देखो, यहां देखो, 4 कारण है स्पीशीज लॉस होने के, एक्सटिंक्शन के 4 कारण हैं। उन 4 कारण को बोला गया द एविल क्वार्टेट। द एविल क्वार्टेट, एविल शायद शैतान के लिए वर्ड यूज करते हैं, आत्मा वगैरह, एविल इज द सोब्रिक्विट यूज टू डिस्क्राइब देम। अब आप बताइए, इन 4 कारणों को शैतान का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये 4 कारण हमारी बायोडायवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, जिसमें सबसे मेन कारण है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। 1 BHK 2 BHK 3 BHK, काटो जंगल, प्लॉट बनाओ। देखिए, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्ट। तो सबसे मेजर कारण है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट लॉस, द मोस्ट ड्रामेटिक। हाँ, एक और चीज, मैं अभी जैसे यकीन बैच में पढ़ा रहा हूं, तो मैं उनको, जैसे मैंने वहां 11वीं क्लास खत्म की है, तो मैं उनको नीट के मोस्ट एक्सेप्टेड 50 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, मैंने उनको सेल और सेल यूनिट ऑफ लाइफ 2 चैप्टर के दे चुका हूं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के इस वीक में देने हैं। ठीक, तो तो मैं आपको भी दूंगा। ठीक है भाई, ये काम तो करना ही है ना, अब सिलेबस खत्म हो गया तो अब क्या एडिशनल करेंगे, अब यही काम करेंगे, वन शॉट रिवीजन इस तरह के। तो मैं तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 50 क्वेश्चन दूंगा, मॉलिक्यूलर के 50 क्वेश्चन दूंगा। इनके बाहर से नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बता दूंगा। इन 50 क्वेश्चन के बाहर से नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके टेलीग्राम पे भी मैंने 1-2 PDF शेयर की थी। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, क्लास में बोल बोल के जोर जोर से चिल्ला के बताया कि इनके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन बनाने में 1 हफ्ता लगता है। उसके लिए लास्ट 10 ईयर के PYQ लेके बैठने पड़ते हैं। जो 10 साल के PYQ हैं उनके हर स्टेटमेंट को रीड करना पड़ता है। फिर मैं जब क्वेश्चन डिजाइन करता हूं तो उनके स्टेटमेंट दिमाग में घूमते हैं, उनको फ्रेम करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हें मिलेगा। 2 चैप्टर के मैं तुम्हें भी प्रोवाइड करा चुका हूं। इस हफ्ते मैं तुम्हें प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दिलवा दूंगा, क्योंकि यकीन में इस बार मैं प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। इन 50 क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत खतरनाक यहां पर कुछ हुआ है, जरा देखें क्या हुआ। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। याद रखना, डेटा, सारा क्वेश्चन ही डेटा का आएगा भाई, याद रखना। ठीक है, सारा क्वेश्चन कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वंस अपॉन अ टाइम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया कितना था आपका, 14% था। दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। तो ये करीब 14% से 6% तक रह गया। ठीक है, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉय फास्ट। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। तो जब तक तुम इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट लॉस हो जाएगा। तो इस चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना, जितनी बार पढ़ोगे आप तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म कर दोगे। इसलिए एक ही बार पढ़ लो मेरे साथ, ताकि बायोडायवर्सिटी बची रहे। ये नहीं कि आज रात में सब लेके बैठ गए 5 बार, आज तो ना, आज ना छोड़ूं, आज ना छोड़ियो, आज तो सारी बायोडायवर्सिटी गायब कर दूंगा। 5-6 बार पढ़ लिया, सब खत्म हो गया। अरे सार्केज्म है, मजाक कर रहा हूं, समझ जाओ। ठीक है, जब तक तुम ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बार बार नहीं पढ़ना है बेटा, देश खतरे में है। ठीक है, आ जाओ। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजोन, हंस लो, पहले हंस लो, हंस लो बाबा, लास्ट क्लास है, हंस लो, समझ रहे हो।
ये भागम दौड़ वाली जिंदगी, स्ट्रेसफुल और स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा अगर हम हंस लें तो इसमें गुनाह क्या है? ठीक है। द Amazon रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट। लंग्स ऑफ प्लेनेट क्यों बोला? क्योंकि Amazon फॉरेस्ट करीब आपका 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है भाई। तो पूरे उसमें ब्रह्मांड में 20% ऑक्सीजन जो होता है वो तो आपका गजब है भाई। ठीक है, वो आपका 20% ऑक्सीजन तो सिर्फ Amazon फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस कर देते हैं। तो भाई इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट तो बोलेंगे ही। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए वहां पर काफी सारे प्लांट को काट दिया गया और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड। भाई अगर आप पेड़ वेड़ पूरा फॉरेस्ट काट दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका ग्रासलैंड बन जाएगा, जहां ग्रासेस वगैरह या छोटे छोटे प्लांट आपके होते हैं। तो कैटल को वहां पर कैटल के लिए फॉर रेजिंग बीफ कैटल, तो कैटल के वहां पर ब्रीडिंग करने के लिए, कैटल के कल्टीवेशन करने के लिए वहां पर बहुत सारे पेड़ों को काटा गया। सोयाबीन के लिए काटा गया और आपका कैटल के लिए काटा गया। तो काफी सारी स्पीशीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटाट बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। पॉल्यूशन की वजह से भी काफी सारी स्पीशीज को खतरा है, वो लॉस हो सकती है। पॉल्यूशन, when large habitat are broken up into small fragment due to various human activity, mammals and bird requiring large territory and certain animal with migratory habitat are badly affected, leading to population decline। जरा ध्यान समझना क्या हुआ बच्चों। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनको बड़ा एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। अब कोई माइग्रेटरी बर्ड्स कहीं से आएगी तो हमारे घर में जो इतना सा गार्डन है वो सिर्फ उसमें थोड़ी ना रहेगी कि मैं वहां से आ रही हूं, इतनी दूर से आ रही हूं और मैं तुम्हारे इस घर के अंदर रहूंगी नहीं। माइग्रेटरी बर्ड्स का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखिए, आपका मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा एरिया है, हर जगह पेड़ है। ठीक है, आपके यहां हर जगह पेड़ है। ठीक है, आपने यहां के पेड़ कट कर दिए, पहले आपने यहां के पेड़ कट कर दिए, फिर आपने यहां के पेड़ कट कर दिए, यहां पेड़ कट कर दिए, यहां पेड़ कट कर दिए, यहां पेड़ कट कर दिए। और ये आपने रातों रात नहीं किया, आपको करीब ये काम आपने 20-30 साल में किया। यहां के पेड़ गायब कर दिए, यहां के पेड़ गायब कर दिए, यहां के पेड़, यहां के पेड़, यहां के पेड़। तो उसके बाद ये छोटे छोटे क्या है? पैचेस है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, आपने उसके बाद यहां के पेड़ गायब कर दिए, यहां के पेड़ गायब कर दिए, यहां के पेड़, यहां के पेड़। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे पैचेस मिल जाएंगे और आपका डेजर्ट बन जाएगा। तो डेजर्ट रातों रात नहीं बनता, यहाँ के पेड़ गायब हुए, फिर वहाँ के पेड़, यहाँ के पेड़, यहाँ के पेड़। इस तरीके से हमारी एक्टिविटी की वजह से हम पेड़ काटते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि ये छोटे छोटे पैचेस आपस में मीट किए और देखा कि कहीं पर कोई पेड़ ही नहीं है। इस तरीके से डेजर्ट बनते हैं। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनको ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, अगर आप इस तरीके से करेंगे, लार्ज हैबिटाट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, ठीक है, मैमल्स जो हैं और जो बर्ड्स हैं उनको लार्ज टेरिटरी, उनको बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है, एंड सर्टेन एनिमल विथ माइग्रेटरी हैबिटेट, माइग्रेटरी हैबिट जिनकी होती है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। वो आपकी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करोगे, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करोगे, वो था ना क्या बोलते हैं, पैसेंजर पिजन, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, संदेशा लेके कबूतर जा जा जा। इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि कबूतर चला ही गया। वो जो पैसेंजर पिजन है वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, देखिए
Human have also depend on nature for food and shelter, but when need turns to greed, नीड टर्न्स टू ग्रीड का मतलब खिलौना बना खलनायक नहीं है, ठीक है। नीड टर्न टू ग्रीड, लालच, ठीक है, जब आपकी आवश्यकता लालच में कन्वर्ट हो जाए। इस एज में आप हैं, इस एज में एक बड़ा महंगा आईफोन खरीदना आपकी शौक हो सकता है, बट आपकी जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज है, ठीक है। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। भाई आप पानी के पीछे पड़ जाओ कि मैं तो पानी यूज करूंगा, नहाऊंगा, पूरा का पूरा फुहारे चल रहे हैं, पानी बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पूरा 4-4 पंखे चल रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बहुत पैसा है, बिजली का बिल कितना आएगा, 4,000, 5,000, 8,000 रुपये महीने तो आएगा। और हम बंद करके भी क्या कर लेंगे, 500 रुपये तो बचा पाएंगे। 500 रुपये की बात नहीं है, ठीक है। सब लोग यही सोचेंगे बंद करके भी क्या कर लेंगे, तो एक टाइम ये आएगा कि भैया सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, लास्ट 500 ईयर। कौन? स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। आपको एग्जांपल याद रखना है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। प्रेजेंटली मैनी मैरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड दी वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। तो इनका ज्यादा कल्टीवेशन किया जा रहा है, ज्यादा इनको खाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। मैनी मैरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड दी वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, एंडेंजरिंग दी कंटिन्यूअल एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो यहां पर इनका भी खतरा बना हुआ है, मैरीन मछलियों का, कहीं ये भी आपकी एक टाइम के बाद गायब ना हो जाए। तो यहां आप याद रखिएगा, पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काउ। एलियन स्पीशीज, कोई बाहर से अंदर आ जाए, ठीक है। एलियन स्पीशीज जिसको आप कहते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज, जिसको आप बोलते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, ठीक है। कोई ऐसी स्पीशीज, जैसे आप वाटर हाइसिंथ को लाए थे, उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीफ की वजह से उसको लेकर आए थे, ठीक है, कि ऑर्नामेंटेशन का काम करेगा, लेकिन उसने तो यहां तबाही मचाई, ठीक है। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, सम ऑफ देम टर्म इनटू इन्वेसिव, खतरनाक हो जाती हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। इंडिजीनियस स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज हमारे इंडिया में है, ठीक है। मेरे तालाब में जो मछलियां हैं, जो यहीं की मछलियां हैं, वो मछलियां कहलाई जाएंगी इंडिजीनियस स्पीशीज। कोई मैं दूसरे देश से कोई मछली लेकर आ जाऊं, वो कहलाई जाएगी एलियन स्पीशीज। तो एक एरिया की जो लोकल स्पीशीज होती हैं, उनको इंडिजीनियस स्पीशीज बोला जाता है। तो अगर आप बाहर से कोई स्पीशीज लेकर आए, उसको एलियन स्पीशीज बोला। उनकी वजह से जो घर के लोग हैं उनको खतरा होता है, ठीक है। आप इतना से एग्जांपल ले लीजिए, अपना कोई रिलेटिव ही आ जाए गांव से या कहीं से, कोई भी आ जाए, रिलेटिव ही आ जाए घर में, ठीक है, उसी में माहौल थोड़ा सा वैसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेटिव को पसंद नहीं करते हैं, हम रिलेटिव का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनको भगाते हैं, लेकिन घर का माहौल ही अजीब से हो जाता है। कौन आए हैं? हाँ, फूफा जी आए हैं, मामा जी आए, हाँ, चाचा जी आए हैं, और उनके बच्चे भी आ जाए साथ में। हाँ, कितने दिन रुकेंगे? 5 दिन कह रहे हैं। कितने दिन रुकेंगे? अभी तो कुछ कह ही नहीं रहे कितने दिन रुकेंगे, कह रहे हैं फ्री टाइम में आए हैं। फ्री टाइम में आए हैं, हाँ, समझ रहे हो, इतने में डिस्टर्बेंस हो जाता है। सोचो जरा, ये तो फिर भी नोन लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, ब्लड रिलेशन है। अगर तुम्हारे घर में आके, मान लो आप यहां रह रहे हो, मैं देहरादून में रह रहा हूं, ठीक है, मान लो कोई XYZ स्टेट से आके, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है, और मेरे घर में आके बैठ जाए सोफे पे और कहे कि 4 रोटी लाइएगा और ये सब्जी लाइएगा, तो भाई क्या हालत होती होगी, सोचो। ऐसे ही एक जंगल में जब किसी ने कोई स्पीशीज नहीं देखी है, शेर घूम रहा है, मोर घूम रहा है, हे मोर व्हाट्सएप, हे डियर कैसा है, सब बढ़िया, रोटी वोटी खाई, हाँ खाई, और वहां आकर कोई स्पीशीज बैठ जाए, तो सोचो कितना बड़ा खतरा है, समझ रहे हो। तो नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, मछली है, लेक विक्टोरिया, सब याद रखना। ये नाइल पर्च कहां पर लाया गया, इसको लेक विक्टोरिया में, कहां पर?
ईस्ट अफ्रीका में। कहां पर? ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। और इसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो गया किसका? कहा गई वो चिचलिड फिश, ये रही 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश। तो चिचलिड फिश जो थी वो उस लेक की थी। कौन सी लेक की थी? लेक विक्टोरिया की थी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। बाहर से तुम कौन सी स्पीशीज लेकर आ गए? नाइल पर्च लेकर आ गए। तो नाइल पर्च एक्सोटिक स्पीशीज है जिसने 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश के पत्ते बिछा दिए, इनका काम तमाम कर दिया। तो ये आपकी एलियन स्पीशीज हो गई। और भी है एलियन स्पीशीज। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज एंड थ्रेट पोज टू आवर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थिनम, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है, लेंटेना, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, ये तीनों भी कौन सी स्पीशीज है? ये भी आपकी एक्सोटिक स्पीशीज है। तो आपको ये याद रखना है। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, क्या नाम है? क्लेरियस गैरापाइनस। अब जो रिसेंटली चीज हुई है, रिसेंट किसकी एंट्री हुई है? अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरापाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस। एक्वाकल्चर, मछली का आप जो पालन वगैरह करते हो, ठीक है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एक्वाकल्चर। मतलब आप मान लीजिए आपने बहुत सारी, आपने कहीं पे क्रॉप लगाई हुई है, क्रॉप में आपका बहुत सारा पानी यूज हो रहा है। तो जब पानी यूज हो रहा है तो आप उस पानी में मछली पालन भी कर सकते हैं। उसी पानी में आपकी क्रॉप तो ग्रो कर ही रही है, साथ में आपकी मछलियां भी उस पानी में ग्रो कर जाएंगी। एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिश इन आवर रिवर। तो जो आपकी जो कैटफिश है, जो आपकी कैटफिश है, उनको खतरा है। इंडिजिनियस कैटफिश को खतरा है, जो हमारी कैटफिश है उनको खतरा है। किसके किसके आने की वजह से? क्लेरियस गैरापाइनस, क्लेरियस गैरापाइनस, इनसे खतरा है। क्लेरियस गैरापाइनस अफ्रीकन कैटफिश है जो कि एलियन स्पीशीज है। ये हमारे यहां की जो कैटफिश है उनको ये नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर है को एक्सटिंक्शन, मैं भी जाऊंगा और तू भी जाएगा, समझे? दोनों साथ साथ, ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ निकालेंगे, ठीक है। मैं भी बर्बाद होऊंगा, तू भी बर्बाद होएगी, दोनों साथ साथ बर्बाद होंगे। को एक्सटिंक्शन, मैं नहीं तो तू नहीं। अरे नहीं दीवाने, अगर तू है तो मैं नहीं हूं, अगर मैं हूं तो तू नहीं है। इस कंडीशन पे काम करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। ये चैप्टर बहुत आसान है यार, इससे पूरा डेटा बेस्ड है, इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं लिखा है। बताओ मैं अगर यही लिखाता रहता, इतनी 87 प्लांट हैं, 338 वो हैं, 359 वो हैं, समझ रहे हो बात को? कबूतर जा जा जा, समझ रहे हो? आम का पेड़ था, आम कम आए, पापा ने डांटा, काम धंधा कैसे चलेगा, समझ रहे हो? ये एक मतलब ऐसा है कि आप एक जूलॉजिकल पार्क या बॉटेनिकल गार्डन की सैर कर रहे हो। मतलब एक वो है, मतलब सोचने वाला चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है। सोचते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और डेटा आप इसको याद करते रहो, है ना। चलो, को एक्सटिंक्शन, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विथ इट इन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी। तो अगर आपकी कोई स्पीशीज, मान लीजिए कोई होस्ट गायब हो गया, तो भाई होस्ट के ऊपर जो डिपेंड पैरासाइट है, होस्ट के ऊपर जो आपका डिपेंड पैरासाइट है वो भी तो गायब हो जाएगा। तो जो पैरासाइट आपका होस्ट पे डिपेंड है वो भी गायब हो जाएगा। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, its unique assemblage of the parasite also meet the same fate। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई होस्ट गायब हो रहा है तो उसके ऊपर जो डिपेंड पैरासाइट होंगे उनका भी खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बड़े मजे से होस्ट को यूज कर रहा था तू, है ना, अब होस्ट गया तू भी जाएगा। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। को इवॉल्व याद करो, को इवॉल्व, को इवॉल्व याद करो। को इवॉल्व आपको बताया था, वो फीमेल बीज वाला, वो मेल मक्खा आता था,
उसको लगता था कि फीमेल मक्खी बैठी है, जाता था वहां पर, खूब उदम मचाता था, लेकिन उसके साथ धोखा हो जाता था। वहां पर फीमेल बीज नहीं थी, वो तो ऑर्चिड के फ्लावर्स के पेटल ने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि मेल मक्खे को धोखा हो जाता था। मेल मक्खे को क्या हो जाता था? धोखा हो जाता था। कल को अगर फीमेल मक्खी ने अपना इवोल्यूशन किया, फीमेल मक्खी ने अपने शरीर को बदला, कल को फीमेल मक्खी ने अपने शरीर की मॉर्फोलॉजी चेंज की, तो उसके फ्लावर के पेटल को भी अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। को इवोल्यूशन, संवरने लगे हम तेरे प्यार में, ये नहीं है इसका मतलब। को इवोल्यूशन का मतलब है, कोइवोल्यूशन समझ गए? को मतलब दोनों, बोथ इवॉल्व। अगर कल को फीमेल के शरीर में कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंजेस आया, तो उसके जो फ्लावर्स की जो पेटल है उसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, वरना खेल खत्म हो जाएगा प्लांट का। एक प्लांट पॉलिटन म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। ठीक है, तो कल को अगर 20 गायब हो गए तो 80% प्लांट जो होंगे वो तो गायब हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या करें, तो कैसे बचाएं, कैसे करें भाई, कैसे कैसे बचाएं इनको? आओ बेटा, हम इन सबको मिलकर बचाते हैं। ठीक है, आ जाओ। Why should we conserve biodiversity? Why should we conserve biodiversity? ठीक है, ध्यान से सुनना। Why should we conserve biodiversity? बायोडाइवर्सिटी को बचाना जरूरी क्यों है? सुनिएगा। There are many reasons, some obvious and other not so obvious. So obvious, some obvious and other are not so obvious. भाई एनसीईआरटी ऐसी किताब है कि मतलब यार, आप कितने भी तरीके से आप कितनी भी किताब लिख लीजिए, लेकिन आप इस तरह का लिटरेचर यूज करके किताब नहीं लिख पाएंगे। बात समझ रहे हो? मतलब आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लैंग्वेज बना दीजिए और इजी से इजी लैंग्वेज बना दीजिए, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है, मतलब इतनी खतरनाक लैंग्वेज है, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि यार किस तरीके से लिखी गई। नहीं भाई, इस तरह की, ये कोई इंग्लिश की किताब थोड़ी ना है। बात समझ रही हो? अगर इसमें इंग्लिश के खतरनाक खतरनाक वर्ड यूज किए जाएंगे तो फिर तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट इंग्लिश की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये किताब इंग्लिश की नहीं है, ये किताब बायोलॉजी की किताब है, लेकिन बायोलॉजी की किताब में इस तरीके के वर्ड को यूज करते हुए किताब लिखी गई है कि जब आप उन इंग्लिश का हिंदी वर्ड का मतलब बताते हैं तो उसका जो सेंस जाता है वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। तो ये किताब भाई बहुत ही, मतलब जिन्होंने भी ये किताबें लिखी हैं, मतलब दे ऑल आर बिग शॉट। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत करके एक किताब लिखी है। ठीक है, गलतियां हैं वो सब चीजें तो अलग हैं भाई, जब हम लोगों को पता है इसमें ये गलती है वो गलती है, तो वो जो लिखी है इन्होंने, उन्हें तो हर साल पता चलता होगा। आज एक मैसेज आया, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ठीक से एनसीईआरटी में नहीं समझाया। अरे हमें पता है, जब तुझे पता है तो उनको नहीं पता होगा? पता है, सरकारी काम है, हो जाएंगे ठीक। ठीक है, आ जाओ। देयर आर मेनी रीजन, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मैनी रीजन, ठीक है। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है? हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है? हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है? उसमें कुछ कारण तो बहुत ऑब्वियस है, कुछ आपके उतने ऑब्वियस नहीं है। अब आप देखिए, हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाना है क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो मैं अपने घर में क्रिकेट बैट खरीद पाऊंगा। पेड़ रहेंगे तो लकड़ी रहेगी, लकड़ी रहेगी तो क्रिकेट बैट, फर्नीचर, मेरे घर में सोफा आएगा। ये ज्यादा बड़ा कारण है, या फिर पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा? अबे ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा कारण है। बात समझ में आया? ये पॉलिनेशन वगैरह, म्यूचुअलिज्म, ये रिलेशनशिप रहेगी मेरे भाई। तो मतलब कुछ रीजन ऑब्वियस है, कुछ रीजन नॉट ऑब्वियस है, बट दोनों ही मिलाकर ऑब्वियस है, दोनों ही जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए नहीं चाहिए कि हॉकी स्टिक बनेगा, जब मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो घर वाले मारेंगे। नहीं भाई, ये सब छोटा मत सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच। ठीक है,
सर वो मैं पेड़ रहेगा तो मैं वो क्या बोलते हैं, बेर का पेड़ रहेगा, मैं बेर खाने जाऊंगा सर, बेर खाने जाऊंगा तो वो वहाँ पे शाम के टाइम जाऊंगा सर, मेरा दोस्त भी आएगा वहाँ पर मिलने मुझसे, अरे दीवाने खिलाऊं तुझे बेर अभी है। दे कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी, नैरो, ब्रॉडली एंड इथिकल। ठीक है, तू बेर खाएगा, फर्नीचर की लकड़ी मिलेगी, फ्रूट मिलेंगे, ये सब है नैरो। नैरो ब्रॉड क्या है, ब्रॉड है भाई ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। इथिकल क्या है, इथिक्स, मॉरल, सही गलत, परंपरा मर्यादा, परंपरा मर्यादा, आत्मसम्मान, किसी भी स्पीशीज को नुकसान मत पहुंचाओ, हर चीज में अपना एक जीवन है, इथिक्स का ध्यान रखिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर एनिमल पर रिसर्च करना है तो उनका ब्लड मत निकालिए, उनके यूरिन को यूज करिए, उनके फिकल मैटर को यूज करिए। इथिक्स वो, हाँ इथिक्स, वो जो 2 चैप्टर के मैंने क्वेश्चन दिए थे वो मैंने टेलीग्राम में डलवाए थे बेटा, टेलीग्राम में, ठीक है, वो ऐप में भी डलवा दूंगा, आ जाओ। The narrow utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Human derive countless direct economic benefit from nature. फूड मिल रही हैं आपको, सीरियल्स, पल्सेस, जो आप घर में गेहूं, चना, दाल, सब्जियां खा रहे हो, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, फायरवुड मिल रही है लकड़ी जलाने के लिए, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है, घर बन रहा है आपका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, ल्यूब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम मिल रहा है आपका, पार्टी में लगा के आप जा रहे हो एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ये तो फिर भी चलो मेडिसिन के लिए, मेडिसिन प्लांट से आप मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, तो ये सब आपका नैरो यूटिलिरियन के अंदर आ गया। आपको ये सब याद रखने हैं, एक एक चीज वहां बॉक्स बनकर आ जाएगा। अब पूछेंगे बता इनमें से कौन सा नैरो है और कौन सा ब्रॉड है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा नैरो कौन सा था, ब्रॉड कौन सा था। मैं कह तो रहा हूं इनके क्वेश्चन गलत करते हुए बच्चों की ईगो हर्ट नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन गलत होता है तो उनकी ईगो हर्ट होती है, क्योंकि बच्चे इन चैप्टर को कुछ समझते ही नहीं है वहां पर ये सब बनकर आ गया, बताओ इनमें से कौन सा नैरो है कौन सा ब्रॉड है, फिर तुम ऐसे करके नाना पाटेकर साहब की तरह ऐसे करके उनकी फोटो आती रहती है ना इंस्टा पे ऐसे करके, और उनके आगे कोई कुछ भी कमेंट लिख देता है कि नाना पाटेकर ने कहा, फिर तुम्हारे साथ ऐसे ही वहां पे कमेंट लिख कर आएगा, दुखता तो है, दर्द तो होता है। इस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी का मजाक लेते थे। अब बताओ गेंद वाला बल्ला, फायरवुड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, भैया समझ में आया? तो इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। मोर देन 25%, अब बीच में इतना डेटा आया था बताओ, 70% से ज्यादा एनिमल था, 22% के करीब प्लांट था, 72,000 फंगस था, ठीक है, 4650 आपका मैमल्स था, 4780 आपका एम्फीबियंस था, 7150 आपका रेप्टाइल्स था, ठीक है, और क्या क्या आया था आपका, 2.1% कुछ लैंड था, उसके अंदर 8.2 करके आपकी स्पीशीज थी, ठीक है, 1 लाख स्पीशीज आपकी प्लांट की डिस्कॉर्ड होनी बाकी है, 3 लाख स्पीशीज एनिमल की डिस्कॉर्ड होनी बाकी है, 45% आपके प्लांट थे, 45,000 प्लांट थे, 90,000 एनिमल थे। अबे दुनिया भर के डेटा है इसके अंदर, पता नहीं कितने डेटा है, यही पढ़ना है तुम्हें। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग currently sold in the market worldwide are derived from plants, मतलब 25% जो ड्रग्स जो मार्केट में बेचे जाते हैं वो प्लांट से निकाले जाते हैं। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, 25,000 स्पीशीज है प्लांट की जो मेडिसिन के लिए यूज की जा रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये करना पड़ेगा इतना स्टोरेज कहां से लाएं, हार्ड डिस्क ले ले 1 टेराबाइट की, और कहां से लाएं बेटा, समझ में आया? Nobody knows, nobody knows, I know what you did last summer, ये मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। Nobody knows how many more medicinal useful plant there are in tropical rainforest waiting to be explored, पता नहीं वहां ऐसे कितने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट हैं जो वेट कर रहे हैं कि हम आएंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे। विथ इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आप
मतलब आप डिफरेंट प्लांट की जो डाइवर्सिटी है, इतने सारे प्लांट हैं जिनको अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया है। आप डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को स्टडी करिए, उनको एक्सप्लोर करिए, उनको स्टडी करिए। भाई स्टडी कैसे होगी? स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पर होगी, जीन लेवल पर होगी, डीएनए लेवल पर स्टडी होगी। आप डिफरेंट टाइप के प्लांट को स्टडी करिए, एक्सप्लोर करिए और पता लगाइए क्या इनसे आपको कोई मेडिसिन मिलती है, इनसे आपको कोई फाइबर मिलती है, इनसे आपको कोई ऑयल मिलता है, क्या इनसे आपका कोई फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ए विक्रम गुप्ता, लो तुम्हारा नाम भी ले लिया, अरे दीवाने। और किसका नाम ले लूं? श्रुति। है श्रुति, कैसी हो तुम श्रुति? लो भाई। मोहम्मद साइद आलम, तुम्हारा भी नाम ले लिया। सालो पढ़ लो, नाम तो बाद में ले लूंगा। ठीक है सर, आपके 12th में कितने परसेंटेज आए थे? मेरे 12th में आए थे 66.5 आए थे, 10th में आए थे 65.6 आए थे। ठीक है, एमएससी में 84 आए थे। तो भैया मेरे को तो ये सब समझ में नहीं आता था, मेरे को तो ये याद भी नहीं है, ये मैंने 12वीं क्लास में पढ़ा था, कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, घुसती नहीं थी पढ़ाई, कुछ घुसती नहीं थी पढ़ाई, समझ लो। ड्रॉप भी 1 साल का ड्रॉप भी लिया था, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, समझ लो। ये जेनेटिक्स पेनेटिक्स, हमारे टाइम जेनेटिक्स 11th क्लास में होती थी, मेरे को समझ भी नहीं आता था क्या है। भाई जब सच है तो सच है, अब क्या बोलूं? ये बोलूं कि तैयारी कर रहा था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, घर वाले गरीब थे, उतना पैसा नहीं था, घर वाले थे, हम लोग गरीब ही थे, लेकिन पापा ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा एकदम अच्छे से, एकदम पढ़ाई में पूरा पैसा खर्च किया, लेकिन हम नहीं निकाल पाए, हमें समझ में नहीं आती थी पढ़ाई, सिंपल सी बात है ना। ये भी नहीं बोलूंगा कि घर में बहुत जिम्मेदारी थी तो हमने कहा कि चलो अब हम अपने फैमिली में रहेंगे, ये सब। जब नहीं निकला तो नहीं निकला यार, हम क्या करें, समझ रहे? आ जाओ। नेशन एंडो विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनोरमस बेनिफिट। ठीक है, तो जिसकी बायोडाइवर्सिटी, जिस देश की बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है, उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फायदा होता है। ठीक है, द ब्रॉडली यूटिलियरियन आर्गुमेंट्स, द ब्रॉडली टेक माई नेम, आ जाओ भाई। द ब्रॉडली यूटिलियरियन आर्गुमेंट से दैट biodiversity play a major role in many ecosystem service that nature provide. The fast dividing Amazon forest produce कितना photosynthesis करके कितना ऑक्सीजन, 20% of total oxygen in earth atmosphere. Amazon रेन फॉरेस्ट पूरे उसका 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोवाइड करते हैं। तो भाई कितनी खतरनाक चीज है। Can we put an economic value on this service? Can you relate these things with your economic service? How cheap? Come on, give me a break. How can you relate this thing with your economic important product? Come on guys, it is oxygen यार, समझ में आ गया? Can we put an economic value on this service by nature? No, I am sorry, not at all. Please माफ कर दीजिए। तो भैया 20% ऑक्सीजन तुम्हें दे रहे हैं, इसको तुम तुलना करोगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ? आप you can get some idea, you can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen. देख लीजिए, कोरोना का टाइम याद करिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी थी, समझ में आया? पैसे देके भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा, सोचिए। और आपको यहां पर 20% ऑक्सीजन जो है वो आपको प्लांट दे रहे हैं। Pollination without which plant cannot give us fruits. Pollination without which plant cannot give fruit or seed is another service ecosystem provide through the pollinator layer. Bees, bumblebees, birds and bat. आप सोचिए पॉलिनेशन कितना जरूरी है। अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो भैया प्लांट आपके गायब हो जाएंगे, प्लांट गायब हो जाएंगे तो हम लोग भी गायब हो जाएंगे। तो आप ऐसी सर्विस को क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ रिलेट करेंगे? नहीं महाराज, नहीं। What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinator? What will be the cost of accomplishing pollination without the help from natural pollinator? These are other intangible benefit.
तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर? तो भैया अगर नेचुरल पॉलिनेटर नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, इतने सारे प्लांट मर जाएंगे, प्लांट मर जाएंगे तो प्लांट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी मर जाएंगे। तो प्लांट है तो सब है। दैट वी डेराइव फ्रॉम नेचर द एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर, ठीक है, अच्छा लगना। आप जा रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो, या सुबह आप उठते होंगे, अपनी खिड़की से ऐसे पर्दे हटाते होंगे, कोयल कू के, तो आप सोचो आपको कितना अच्छा लगता होगा इस तरीके से। आ हा, हर जगह ग्रीनरी। आप बताइए, आप बताइए, लोग आपके नेशनल पार्क में जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं, है ना, कहीं पर भी जाते हैं एकांत ढूंढने, उनको कितना अच्छा लगता है कि यार कितना ग्रीनरी है, कितना अच्छा है। वो जो प्लेजर है, क्या आप उसको पैसों से तोल सकते हो? नहीं। वो उसको आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से काउंट नहीं कर सकते। वो एक अलग ही चीज है, प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर। ओ माय गॉड, फ्लावरिंग हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, अरे यार सो नाइस। समझ रहे हो, ये जो चीज है, ये जो चीज है इन फुल ब्लूम और वॉकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग कू के, कैन बी पुट अ प्राइस टैग? क्या आप इस पे प्राइस टैग रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्या प्राइस टैग रखोगे? अरे तुम 500 रुपए लगाकर किसी जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन में गए, तो क्या तुम उस 500 रुपए के लिए रहोगे? नहीं। उसमें जो तुम्हें प्लेजर मिला यार, जो चीज तुम्हें देखने को मिली, जो तुम्हें दिमाग को एहसास हुआ, वो चीज ही अलग है भाई। उसको पैसों से थोड़ी ना तोल देंगे मेरे भाई। Ethical argument for conserving biodiversity relate to what we owe to millions of plant, animal and micro species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value. हर स्पीशीज की अपनी एक इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है, ठीक है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू, भले ही उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ना हो, आपको कोई फायदा ना हो रहा हो, even it may not be of current or any economic value to us, we have a moral duty to care for their well-being and pass on your biological legacy. तो यहां पर परंपरा, सच्चाई, प्रतिष्ठा, मर्यादा, ठीक है, सही गलत, इथिक्स की बातें होंगी, आपको बचा के रखना है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। घोटिया, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। यहां कहां कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बताइए चैप्टर कैसा लग रहा है, इजी या डिफिकल्ट? बताइए चैप्टर कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? मतलब आपने माइक्रोब्स ही पढ़ा था तो उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आया था, ऑर्गेनिज्म पूरा कॉन्सेप्ट था, इकोसिस्टम पूरा कॉन्सेप्ट था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कॉन्सेप्ट था। ये तो एक अलग ही है, एक मतलब एक अलग ही चैप्टर है, एक प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। हलवा एक लिख रहा है डिफिकल्ट, अरे दीवाने, अरे गजब बाबा, ए बाबा इसमें डिफिकल्ट लग रहा है तेरे को, है भाई? तो जेनेटिक्स में तो फिर भैया नया जन्म लिया होगा। है? अबे इसमें क्या डिफिकल्ट है, समझ रहे हो? When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity all, देखो समझिए, आपको कहा गया कि टाइगर खतरे में है, टाइगर को बचाना है। अब टाइगर कहां है? जंगल में है। आपने क्या किया? पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर दिया। तो हमने आपसे कहा कि भाई पूरे जंगल को प्रोटेक्ट क्यों किया? तो आपने कहा कि भाई पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर देते तो टाइगर भी अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई टाइगर को प्रोटेक्ट करना था, भालू खतरे में नहीं है, हाथी खतरे में नहीं था, ठीक है, डियर खतरे में नहीं था, प्लांट की ये वाली स्पीशीज खतरे में नहीं है, इनका नंबर तो बहुत है। तो वो उसने कहा कि भाई बढ़िया ही तो है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सारे के सारे अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन भाई खर्चा भी तो कितना आएगा। हाँ, तो ये चीज इतनी फिजिबल नहीं है। अगर जिस स्पीशीज का नंबर कम है उसी को ही प्रोटेक्ट करें तो खर्चा कम आएगा, लेकिन अगर आप पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट कर दोगे भाई
कि भैया जंगल को प्रोटेक्ट कर दो सब बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है बाबा। दो तरीके हैं प्रोटेक्ट करने के। पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट कर दो, इसको बोलते हैं इन सिटू। क्या बोलते हैं? इन सिटू। खतरा है सिर्फ टाइगर को। टाइगर को जंगल से उठाओ, मतलब टाइगर को तुमने उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाया, ठीक। और उसके बाद आपने कहीं पर जमीन ली, 100 बीघा जमीन ली और वहां पे बनाया एक जूलॉजिकल, आपने वहां पर पार्क बना दिया, जूलॉजिकल पार्क बना दिया और वहां पर टाइगर को रख दिया और वहां टाइगर का ख्याल रखा जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्स सिटू। किसी स्पीशीज का नेचुरल कंडीशन में ख्याल रखना, किसी स्पीशीज को जंगल में ही प्रोटेक्ट करना, पूरा जंगल प्रोटेक्ट हो जाएगा उस स्पीशीज के चक्कर में। किसी स्पीशीज को वहीं पर प्रोटेक्ट करना जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जिसको बोलते हैं ऑन साइट प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। किसी स्पीशीज को जंगल से उठा लिया, उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा लिया और यहां पर कहीं पर जूलॉजिकल पार्क में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। आइए, when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected। अगर हम किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, सब ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू। इसको बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। जो चीज जहां है उसको वहीं प्रोटेक्ट करो, इसको बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, organism facing a very high risk of extinction। threatened का मतलब हो गया है वो ऑर्गेनिज्म फेस कर रहा है बहुत हाई रेट, किसका? एक्सटिंक्शन। मतलब उसको खतरा है, अगर उसका ख्याल नहीं रखा गया तो वो आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो भैया क्या किया जाए? क्या किया जाए? when there are situation when a particular animal or plant is endangered, कोई एनिमल या प्लांट आपका endangered है। endangered का मतलब होता है, endangered का मतलब होता है कि अगर आप उसको संभाल के नहीं रखोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इनके नंबर बहुत कम है। endangered, threatened, organism facing very high risk of extinction in the wild in the near future। ठीक है, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, तो फ्यूचर में उसको बहुत खतरा है, वो फेस कर रहा है कि बहुत ज्यादा खतरा फेस कर रहा है। अगर इनका भी ख्याल नहीं रखा गया तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? गायब। थ्रेटेंड, थ्रेट का मतलब क्या होता है? खतरा। ऑर्गेनिज्म फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, नीड अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो XC2 ऑफ साइट कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। अगर जंगल में आपको पता चल गया कि ये प्लांट थ्रेट फेस कर रहा है, बहुत हाई रिस्क थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, या ये एनिमल इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड मतलब इसके नंबर बहुत कम रह गए हैं, तो इनको अगर बचाना है तो इनको वहां से उठा के ले आओ और एक प्रोटेक्टेड एक उठा के ले आओ और एक जगह बना लीजिए पूरा का पूरा, वहां इनको रख दीजिए, इनको खिलाइए पिलाइए, इनका ब्रीडिंग करवाइए, रिप्रोडक्शन सब करवाइए, इनका पूरा ख्याल रखिए। इसको बोलते हैं XC2 कंजर्वेशन। सर कब एंड होगा? बस अभी एंड हो जाएगा 5:30 बजे तक। ठीक है, आ जाओ। इन सिटू कंजर्वेशन, फेस विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, many nations find it unrealistic and economically not feasible। economically not feasible, काफी नेशन इसको सही नहीं मानते। अनरियलिस्टिक, बहुत खर्चा आ जाएगा। ठीक है भाई, जिनको खतरा नहीं है उनको, उनके ऊपर क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? जिनको खतरा जंगल में से उन्हीं को उठा के उन्हीं को प्रोटेक्ट करो, पूरे को क्यों करे? भालू कह रहा है मुझे कोई खतरा नहीं है, जब मेरे नंबर कम होंगे तब मेरे को उठा लेना, अभी टाइगर को उठा ले। to conserve all their biological wealth, invariably the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resource available। जितनी स्पीशीज
एक्सटिंक्ट होने वाली है, जितनी स्पीशीज ये खतरा फील कर रही है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो स्पीशीज का नंबर ऑफ स्पीशीज जिनके एक्सटिंक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनका नंबर ज्यादा है। किनका नंबर ज्यादा है? नंबर ऑफ स्पीशीज जो वेट कर रही हैं एक्सटिंक्शन का, इनका नंबर ज्यादा है। मतलब इतने हमारे पास कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, इतने हमारे पास तरीके नहीं है प्रोटेक्ट करने के, जितने ज्यादा स्पीशीज खतरे के कगार पर है। मतलब समझे? मतलब हमारे पास इतनी कंजर्वेटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारे पास इतने तरीके नहीं है स्पीशीज को कंजर्व करने के, जितनी ज्यादा स्पीशीज ये खतरा फील कर रही है। देखिए फिर से पढ़िए, द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड, नंबर ऑफ स्पीशीज जो वेट कर रही हैं कि हमें बचाइए एक्सटिंक्शन से, वो फार एक्सीड है किसके कंपेयर में? कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। इतनी स्ट्रैटेजी नहीं है, इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि इनसे ज्यादा तो स्पीशीज खतरा फेस कर रही हैं कि हमें बचाइए। आ जाइए, हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर, बहुत है ये सब। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. ठीक है, तो जो हमारे जो ये काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, उनके लिए लिखा गया है। ठीक है, they identify for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism. अब समझिए, तो इसमें पहला जो है इन सिटू का एग्जाम्पल, वो है आपका हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहां स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, और हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहां पर एंडेमिक स्पीशीज मिलती है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? वो स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको कहूं कि वर्ल्ड में ये प्लांट और ये एनिमल की स्पीशीज, मैं कहूं कि आपको वर्ल्ड में ये प्लांट की स्पीशीज वेस्ट बंगाल में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। सर मैं देहरादून आ रही हूं, आपका एड्रेस, मैं अभी क्लास एंड होगी तो मैं आपको अपने घर का एड्रेस दूंगा। ठीक है, फोन नंबर तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, कभी भी फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, फैमिली है तो आप भी समझते हो। लेकिन एड्रेस देने का नुकसान नहीं है, क्योंकि एड्रेस देने का मतलब ये नहीं कि कल ही आके 100 बच्चे आपके घर पे बैठ जाएंगे एक्सोटिक स्पीशीज, नहीं, ऐसा नहीं है। एड्रेस देने का मतलब है कि कभी कभार अगर हम उस तरफ आए फैमिली के साथ, अगर हमारा कभी बाय एक्सीडेंटली हमारा वहां आना हुआ, तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि 2 या 3 महीने में कोई एक बच्चा आ गया कि सर मैं हरिद्वार आया था या मैं इस तरफ आया था तो मैंने सोचा आपसे मिलने चले जाते हैं। तो एड्रेस देने में नुकसान नहीं होता। ठीक है, फोन नंबर देने से डिस्टरबेंस होता है, एड्रेस देने से डिस्टरबेंस नहीं होता। वो तो आप, मुझे भी मालूम है, अब आप पढ़ाई करोगे, नीट की तैयारी करोगे, उसके बाद आप प्लान कभी करोगे, अगर आना हुआ, सर मैं कॉलेज में हूँ, दोस्तों के साथ में आ रहा था तो मैंने सोचा आपको हाय हेलो कर लूँ, तो एड्रेस दूंगा। ठीक है, और कभी आना हुआ तो आइएगा। देखिए, खाना खिलाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बैठा के आदर सत्कार के साथ बात करूंगा, नींबू पानी पिलाऊंगा और चाय जरूर पिलाऊंगा। ठीक है, खाना बन पाया नहीं बन पाया वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। नींबू पानी मिलेगा और नींबू पानी में नमक कम डालूंगा, नींबू ज्यादा डालूंगा ताकि तुम्हें फील हो। ठीक है, और चाय बढ़िया मिलेगी, इलायची, अदरक, लौंग पोंग उसके अंदर सब डाला जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें मिलेंगी, क्योंकि चाय पिलाने में कोई ज्यादा खर्चा आता नहीं है, नींबू पानी में भी कोई खर्चा नहीं आएगा सर हम, अब ये मत कहना सर हम 2 नींबू डाल के ले आएंगे खुद ही, आप नींबू भी खर्च मत करना, हम ले आएंगे, मिलने जब आएंगे 2 नींबू ले आएंगे, एक आप ले, हम ही आपको पिला देंगे नींबू पानी। नहीं भाई, ये नींबू पानी आपको हमारे घर में मिलेगा, चाय भी आपको मिलेगी। ठीक है, और आदर सत्कार आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के आपके साथ एक सेल्फी ली जाएगी, पूरी मेरी फैमिली पीछे खड़ी होगी। ठीक है, ऐसे तरीके से। ठीक है, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें, एड्रेस भी दूंगा।
ठीक है दूंगा बेटा, ठीक है। लो एड्रेस लो, ये है मेरा मकान नंबर 72/6, ठीक है, पोल नंबर 8A, पूरा प्रॉपर एड्रेस दूंगा भाई, ऐसी बात नहीं है। आकृति विहार, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कल समझाया था तुम्हें। लेन नंबर 12, टर्नर रोड, देहरादून, ठीक। ऐसे लिखा होगा, रुपेश सन ऑफ R.K. सिंह, ये ठीक है। तो हमारा नाम तो नहीं है, पापा का नाम है, तो पापा का नाम है तो फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में, ठीक है। ये पापा का नाम है, देहरादून, पिन नंबर है 248002, ठीक है। तो ये रहा हमारा एड्रेस, ठीक है। चलो भाई, अब आप देखिए, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ? एंडेमिक स्पीशीज का मतलब ये हुआ कि जो स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलती है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, और यहां पर कुछ ऐसी स्पीशीज मिलेंगी जो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी। तो आप सोचिए हॉटस्पॉट की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको हॉटस्पॉट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इन एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन एरिया में बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है। इन एरिया में हेमान सर का एड्रेस दे दो भाई, सर का एड्रेस मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, सर का एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। हम किसी दूसरे सर का एड्रेस थोड़ी ना दे सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है। हम सिर्फ अपना ही एड्रेस दे सकते हैं, समझ रहे हो, हम सिर्फ अपने को ही बर्बाद कर सकते हैं, हम किसी दूसरे जो है कलीग हैं उनका एड्रेस नहीं दे सकते, ठीक है। आओ 24800 नहीं 2480002 नहीं, यहां पर आओ भैया, ठीक है। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspot। तो ऐसे एरिया पूरे वर्ल्ड में, ऐसे एरिया पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 34। तो पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट 34, पूरे वर्ल्ड में 34 एरिया ऐसे हैं जहां पर एंडेमिक स्पीशीज मिलती है, मतलब वो स्पीशीज इन्हीं एरिया में मिलेगी और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, और यहां पर दूसरे प्लांट एनिमल का नंबर भर भर के मिलेगा, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है। These hotspot are also region of accelerated habitat loss। अब इसका मतलब समझिए भाई, जहां पर इतनी सारी स्पीशीज है, जहां पर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज मिल रही है और दूसरी जगह वो नहीं मिल रही है, तो सोचो यहां खतरा कितना है, थ्रेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस डाइवर्सिटी का लॉस होने की चांसेस भी काफी रहती है, क्योंकि ये स्पीशीज कहीं और नहीं मिल रही। भाई तुम खुद सोचो, पूरे वर्ल्ड में ये प्लांट वहीं मिल रहा है, तो सोचो मैं कहूं कि ये प्लांट रशिया में मिल रहा है और कहीं नहीं मिलता, पूरे भारत में नहीं है। तो अगर तुम उस प्लांट को किसी तरीके से उठा के चोरी चारी करके कुछ करके रशिया से इंडिया में ले आए, तो तुम तो माला माल हो जाओगे। तो इनको थ्रेट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो हैबिटाट लॉस। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला, इंडो बर्मा दूसरा, और ये आपका हिमालय, ये 3 हॉटस्पॉट्स हैं आपके, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये वेस्टर्न घाट में आपके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, 3 एरिया है हमारे में। कवर ओवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth land। ये जो हॉटस्पॉट एरिया है ये 2% से भी कम लैंड कवर करता है, पर मजे की बात देखो इसके अंदर क्या है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। मतलब 2% से भी कम लैंड कवर करते हैं हॉटस्पॉट एरिया। लेकिन अगर आपने इन हॉटस्पॉट एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया
तो आपका मास एक्सटिंक्शन 30% रिड्यूस हो जाएगा। सोचिए, सिर्फ 2% से भी कम लैंड है हॉटस्पॉट एरिया की, लेकिन यहां इतनी ज्यादा स्पीशीज है भाई। अगर तुम इन 2% से कम लैंड को भी प्रोटेक्ट कर लोगे तो आपका एक्सटिंक्शन रेट 30% कम हो जाएगा भाई। सोचो, यहां पता चलती है हॉटस्पॉट की इंपॉर्टेंस कि भैया 2% ऑफ द लैंड एरिया, 2% से भी कम एरिया है हॉटस्पॉट के पास, और अगर इन प्लांट को तुमने प्रोटेक्ट कर लिया तो आपका मास एक्सटेंशन 30% रिड्यूस हो जाएगा। इन इंडिया, इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, आपका नेशनल पार्क हो गए, आपकी सेंचुरीज हो गई। तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इनकी आपकी 3 जोन होती हैं। इनकी आपकी कितनी जोन होती हैं? 3 आपकी इसमें जोन होती है। इस तरीके से इसमें आपकी 3 जोन होती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी 3 जोन होती है। तो इसमें जो सेंटर वाली जोन होती है, ये वाली जो सेंटर वाली जोन होती है, इसको आप बोलते हैं कोर जोन। इसको आप बोलते हैं कोर जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 एरिया में बांटा गया, ये 1, ये 2, ये 3। इसका जो सेंटर वाला एरिया है उसको बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन। ठीक है, इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको कोर जोन बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी करना अलाउ नहीं होता। इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी अलाउ करना ठीक नहीं होता। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, हेलो 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 हेलो, आ जाओ। ठीक है, आइए। तो अगर मैं आपको बोलता हूं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी लाऊंगा, मैडम को लाऊंगा, बस 15 मिनट रुक जाओ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आ जाओ, लाऊंगा 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 लाऊंगा, आ जाओ।
इंडिया हैज नाउ, कहां पे थे, इंडिया हैज नाउ 14 बायोस्फीयर, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बच्चों ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, और 90 नेशनल पार्क है और ये सेंचुरीज है, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये सब आपके इंसिटू के अंदर आ रहे हैं। तो इंसिटू में पहले आपका क्या था, इंसिटू में आपका पहले आया, क्या आया, हॉटस्पॉट एरिया आए, और आपके क्या आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं नेशनल पार्क आ रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ रहे हैं, सेंचुरीज आपकी आ रही है। कोर जोन, ठीक है, आपका कोर जोन, सेकेंड जो जोन है आपका वो है बफर जोन, और जो थर्ड जोन है आपका वो है ट्रांजिशन जोन। तो 3 जोन है। तो बच्चों मान लीजिए कोई एरिया है, कोई जंगल है, उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया, जंगल को 3 एरिया में डिवाइड कर दिया। तो जंगल का जो सबसे सेंटर वाला रीजन है, मेन रीजन, कोर जोन, वहां सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट मिलेंगे या फिर वहां बहुत एनिमल वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो आपका कोर जोन है, बफर जोन है। जैसे मैं एक बार कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था घूमने के लिए, तो टिकट विकेट लिया वहां पर, वो लिया, और हमें जो एरिया घुमाया गया वहां पर टाइगर आते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से घुमाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। हमें जिस जोन में घुमाया गया वहां टाइगर मिलेंगे ही नहीं, वहां आप गाड़ी घुमाओ, कुछ करो, ठीक है, आप वहां पर पेड़ के फल उठा के खा लो, ठीक है, कोई लकड़ी काट के ले जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टाइगर वहां पे आएगा ही नहीं, ठीक है। ये जोन होती हैं, उनको पता होता है, ठीक है, जब आपको सफारी वगैरह कराते हैं उनको पता होता है कहां पर है, और उस हिसाब से इनके दाम होते हैं, ठीक है। तो जब आप ऑफ सीजन जाओगे तो ऐसे ही होता है, ठीक है, घूम के आ जाते हो, आपको टाइगर नहीं दिखते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े लोग जाते हैं तो इनको टाइगर वगैरह ये सब चीजें दिख जाती हैं। तो मुझे घुमाया गया ऐसे, एक जगह पर जीप को रोक देते थे, ऐसे करके रोक देते थे जीप को, बोलते थे देखो वहां पर, देखो कुछ हिला, तो हम भी ऐसे क्यूरियोसिटी से देखते थे, हाँ कहां है, कहां है, तो टाइगर कहां है वहां, वो देखो पत्ते के वहां से कोई हिल रहा है, वो देखो, हमने कहा हाँ हाँ। लेकिन जब हमारा हो गया कॉल और हमें वहां बहुत सारे लोग मिले, बाद में लोगों से बात की तो कहते हैं इस एरिया में टाइगर ही नहीं है। वो तरीका होता है कि एक जीप वाला रोकेगा तो बाकी 10 जीप वाले भी रोक देंगे, क्या हुआ, टाइगर है वहां पर। ऐसे बोलते हैं कॉल आई है, कॉल आई है, किसकी कॉल आई है भाई, हमने सोचा किसकी कॉल आई है, बोला वहां पर है, तो बाकी जो एक जीप वाले रुके बाकी 9 वाले भी वहीं रुक जाएंगे, हुआ नहीं, बोला मिस हो गया, निकल गया, चलो जीप स्टार्ट करो। ऐसे करके सस्पेंस बनाते हैं भाई साहब, खतरनाक। टाइगर ना दिखते हुए भी पैसा वसूल हो जाता है। तो ऐसे जंगल के एरिया होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन ऐसा एरिया होता है जहां कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, शूट एट साइट। अगर यहां कोई घुस गया और पेड़ काटता हुआ या कुछ कर रहा है तो पूछा नहीं जाएगा, पहले पांव में गोली मारी जाएगी। यहां कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। सेकेंड जोन है बफर जोन। अगर आपको मान लीजिए साइंटिस्ट लोग हैं, उनको रिसर्च करनी है, प्लांट पे रिसर्च करनी है, तो उनको मटेरियल कलेक्ट करना होता है, तो वो इस जोन में आ जाते हैं, बफर जोन में। मतलब जो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, वो बफर जोन में होती है। और हम शायद ट्रांजिशन जोन में थे, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, ठीक है, आप पेड़ को कलेक्ट कर सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, ठीक है, तो ये वहां पर अलाउ होती है। तो कोर जोन होता है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रीजन, जहां कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये है आपके बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको डिवाइड किया गया है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 90 नेशनल पार्क है, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इंडिया हैज ऑल्सो, ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। अब आप देखिए, जैसे कि हमारे, जैसे कि मैं बात करूं, हिंदू समाज में पीपल के पेड़ को पूजा जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि जंगल में कुछ ऐसे एरिया होते हैं, ठीक है, जैसे आप पहाड़ पे जाओगे तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं कि लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ जाती है
कि यहां पर देवी मां का प्रकोप है, इस पेड़ को नहीं काटना है, इस एरिया में ये मंदिर है तो यहां कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना है। तो मतलब लोगों की जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर उन प्लांट को कोई कट नहीं करेगा। देखिए, इंडिया हैज ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इन मैनी कल्चर द ट्रैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर असाइड, मतलब जंगल में कुछ एरिया को अलग रख दिया जाता है, वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनिएटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी का है, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी का है, वो बहुत ज्यादा मतलब ये एक है, मतलब एक थी क्या नाम था उनका, नाम मैं भी भूल रहा हूं, उनके नाम के पीछे देवी लगता है, ठीक है, अश्मिता देवी थी कोई, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेडी का, है ना। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ए से उनका नाम था, अश्मिता देवी समथिंग करके कुछ ऐसे थी, ठीक है, किसी को नाम याद आ रहा है तो बताओ। बिश्नोई कम्युनिटी की थी वो, ठीक है। 7 अमृता देवी, बिल्कुल सही। कौन है? भाविका, भाविका ने बताया क्या? भाविका, अमृता देवी बिश्नोई कम्युनिटी से थी वो। तो ये 1751 1731 की ये बात है, ठीक है। तो जंगल में से राजा लोगों ने, जो राजा थे, उन्होंने सैनिकों को भेजा कि जाओ पेड़ काटो, तो वो पेड़ के साथ ऐसे उन्होंने हक कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप अगर पेड़ को काटोगे तो पहले मुझे काटना होगा। तो उन लोगों ने मतलब बहुत गलत किया, उन्होंने पेड़ के साथ उनको भी काट दिया। तो तब से जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसके अंदर ये जो प्लांट है, वाइल्ड लाइफ है, इनको मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये बिश्नोई कम्युनिटी की थी, ठीक है। तो वहां पर मतलब इस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। चिपको मूवमेंट भी था सुंदरलाल बहुगुणा साहब का, ठीक है, वो तो हमारे यहीं पर था, चमोली के वहां पर, ठीक है, चिपको मूवमेंट भी था, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, इससे बड़ा मतलब ग्रेटिट्यूड और रिगार्ड्स, मतलब इससे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आज तक नहीं है, ठीक है। चिपको मूवमेंट भी है, है ना, चिपको मूवमेंट तो हम छोटी क्लास में ही पढ़ते हुए आए हैं। Such sacred grove are found in खासी एंड जैंता हिल इन मेघालय। ऐसे एरिया को बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, जिनके साथ धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, ठीक है। मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सैक्रेड ग्रूव के एग्जाम्पल याद करने हैं। सैक्रेड ग्रूव इंस्टीट्यूट में आया, नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट में आया, बायोस्फीयर इंस्टीट्यूट में आया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आया, हॉटस्पॉट आपका इंस्टीट्यूट के अंदर आया। और ये है आपका नेक्स्ट एक्सी2, नेक्स्ट है आपका एक्सी2। In this approach, threatened animal and plant are taken out from their natural habitat। जैसे मैंने आपको बताया था, नेचुरल हैबिटेट से उन प्लांट और एनिमल को हटाइए और उनको एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जो नेचुरल हैबिटेट जैसा लगेगा, बट एक्चुअल में वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। आप जंगल से उठा के उनको लेकर आए हैं। वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी सर्व दिस पर्पस। तो वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क आपका एक्सी2 कंजर्वेशन के अंदर आता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा नीट में, ठीक है। इंस्टीट्यूट एक्सी2 से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये किसके एग्जाम्पल है? इंस्टीट्यूट। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park। ऐसे काफी सारे एनिमल हैं जो मतलब दुनिया की नजरों में गायब हो चुके हैं, मतलब एक नेचुरल हैबिटेट के रिस्पेक्ट में वो गायब हो चुके हैं, बट क्योंकि आप वहां से कुछ एनिमल उठा के ले आए थे और उनको जूलॉजिकल पार्क में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जूलॉजिकल पार्क में वो प्रोटेक्टेड है, बट बाकी उनकी नेचुरल हैबिटेट में वो एनिमल एग्जिस्ट नहीं करते, In recent year, XC2 conservation has advanced beyond keeping threatened species enclosure। ठीक है, तो आपका इन सिटू है और आपका क्या है? वीडियो कॉल।
ठीक है, आपका इन सीटू है और क्या है, एक्स सीटू है। नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करोगे तो इन सीटू, नेचुरल हैबिटेट से उठा के लाओगे तो आपका है एक्स-2। तो बच्चों आपका एक्स-2 में अभी तक क्या एग्जांपल गया, जूलॉजिकल पार्क गया, बॉटेनिकल गार्डन गया, वाइल्ड लाइफ सफारी गया। इन-सीटू में आपका सेक्रेड ग्रुव गया, ये उसके एग्जांपल हैं। सरगुजा, चंदा, ये सब एरिया आपके सेक्रेड ग्रुव के अंदर आते हैं। आपका बायोस्फीयर रिजर्व आ गया इन-सीटू में, सेंचुरीज आ गया आपका, ठीक है, आपका नेशनल पार्क आ गया। तो ये सब आपका इसके अंदर आ गया। देखिए नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। माय नेम, अरे दीवानो रुक तो जाओ, अभी करने तो दो। अभी तो 531 ही हुए हैं, अभी तो 531 ही हुए हैं, अभी तो 531 ही हुए, रुक जाओ, अभी हो जाएगा, हो जाएगा, आ जाओ। नाउ गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique. क्रायोप्रिजर्वेशन मालूम है आपको, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस तापमान में आप उन स्पीशीज के गैमेट को प्रिजर्व करोगे जो स्पीशीज को खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, जो स्पीशीज को खतरा है। बुलाऊंगा अभी, घर वालों को बुलाऊंगा, पहले खत्म तो कर लें। आ जाओ, आ जाओ, लुखास एंड लुखीस आ जाओ। एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, आप एग को इन विट्रो फर्टिलाइज कर सकते हैं, लैब कंडीशन में आप उनको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर सकते हैं, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, जिन प्लांट का खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, उन प्लांट को आप आर्टिफिशियली उनके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से लैब में। जिन स्पीशीज का खतरा है गायब होने का, उनके स्पर्म को आप प्रोटेक्ट करके रखिए लैब कंडीशन के अंदर। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड इन सीड बैंक, तो सीड बैंक के अंदर आप उन सीड को स्टोर कर सकते हैं जो सीड्स कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीड बैंक एक्स-2 का एग्जांपल है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स-2 का एग्जांपल है, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन एक्स-2 का एग्जांपल है, जूलॉजिकल पार्क एक्स-2 का एग्जांपल है। बायोडायवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बायोडायवर्सिटी में राजनीति नहीं देखी जाती, ठीक है, सभी को बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है। एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, एंडेमिक स्पीशीज से क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट से क्वेश्चन आता है, इन-सीटू एक्स-2 से क्वेश्चन आता है। अरे अभी आई मिस यू टू, मैं भी तो मिस करूंगा, अभी मिस यू मत लिखो, रुक तो जाओ, अभी मैं गया कहां हूं। अबे हमारी की तो क्लास होएगी, ये तो 12वीं के सिलेबस की आखिरी क्लास है, हम तो पूरा पीडब्ल्यू नीट तक तुम्हारे साथ है। और उसके बाद नींबू पानी, चाहे 2 नींबू लेकर आना, एड्रेस तो दे दिया है, ठीक है, आ जाओ, हाँ आ जाओ फटाफट आ जाओ। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, यहां से क्वेश्चन आया है। द अर्थ समिट कहां हुआ था आपका, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर, जहां पर सारे देशों ने कसम खाई कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, अर्थ समिट कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं आपकी वो नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सीरीज स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को हर चैप्टर की प्रोवाइड कराऊंगा, 11th के भी और 12th के भी। अब एक्चुअल काम अब करेंगे, अब पूरा का पूरा, क्योंकि भाई सिलेबस खत्म होने के बाद आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, ठीक है। इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002, तो वर्ल्ड समिट कब हुआ था, 2002, कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। 190 कंट्री प्लेज देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010, कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 कब हुआ था, 2002 में। तो एक कमिटमेंट किया गया जिसको अचीव करना था 2010 तक।
a significant reduction in current rate of biodiversity loss at global region and local level। तो यहां पर भी वही समिट हुआ जहां पर आपको प्रोटेक्ट करना था, किसको प्रोटेक्ट करना था, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना था, बट ये 2002 में हुआ, इसको वर्ल्ड समिट बोलते हैं, और ये 1992 में था, ये अर्थ समिट है। यहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो अब हम जरा वहां पर चले जाते हैं। एक पैराग्राफ था हमारा, आसान सही है ये भी पैराग्राफ। ये है, ये क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है बस 5-6 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, फिर तुम्हारा नाम लूंगा बैठ के, टेक माय नेम, टेक माय नेम। जितना बड़ा एरिया होगा, अंडरस्टूड है भाई, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा स्पीशीज होगी, ठीक है। आप किसी जंगल में जाइए, आप जितना एरिया कवर करोगे, प्लांट या एनिमल के नंबर बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। प्लांट के नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, एनिमल के नंबर भी आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो अलग बात है कि सारे एनिमल पानी पीने कहीं तालाब में ना गए हों, पता चला सारे एनिमल खाली हो गए और तालाब के पास बैठे हुए हैं, तो छोटे एरिया पे इतने सारे एनिमल हो गए, ऐसे मत सोचना। जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है तो आपका प्लांट और एनिमल का नंबर बढ़ता है। यह है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। देखिए, ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग During his pioneering and extensive exploration in the wideness of South America jungle, तो साउथ अमेरिकन जंगल में स्टडी की गई किसके द्वारा, ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यह बताया कि जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा स्पीशीज का नंबर होगा। ऑब्जर्व दैट within a region species richness increase with increasing explored area but only up to a limit। तो जितना बड़ा एरिया आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपका स्पीशीज का नंबर बढ़ता जाएगा, बट एक टाइम के बाद सैचुरेशन भी तो आएगा। एक टाइम के बाद क्या आएगा, सैचुरेशन आएगा। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plant, bird, bat, freshwater fishes टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इनका जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ आपका जो आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, और लॉग स्केल पर ये स्ट्रेट लाइन आता है। जब आप लॉग के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, और वैसे ये जो आपका आएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है। अब ये पैराबोला, हाइपरबोला मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है। On a logarithmic scale, the relationship is a straight line। तो log scale पर ये जो आपकी रिलेशनशिप आएगी ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। log s, log c, z, log a। s स्पीशीज रिचनेस, a एरिया, ठीक है, z स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो बच्चों जितना बड़ा एरिया होगा, ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा जेड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जितना बड़ा एरिया होगा जेड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जितना बड़ा एरिया होगा जेड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए यहां पर देखिए, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाई इन द रेंज ऑफ 0.1 से 0.2। तो अगर z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करती है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, वेदर इट इज द प्लांट इन ब्रिटेन, प्लांट कहां पर, ब्रिटेन में, बर्ड्स कहां पर, कैलिफोर्निया में, मोलस्का कहां पर, न्यूयॉर्क में, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। मतलब इन एरियाज में z की वैल्यू कम है, इन एरियाज में जेड की वैल्यू कम है, इन एरियाज में जेड की वैल्यू कम है, ये एरियाज छोटे हैं। देखिए जरा, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक लाइन में आपको समझ में आएगा, वो एक लाइन में समझ में आएगा। देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर देखिए, बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया,
लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, तो z की वैल्यू आएगी 0.6 से 1.2। तो लार्ज एरिया में z की वैल्यू 0.6 से 1.2 आ रही है, छोटे एरिया में z की वैल्यू 0.1 से 0.2 आ रही है। तो छोटे एरिया की z की वैल्यू कम है, बड़े एरिया की z की वैल्यू ज्यादा है। तो जितना बड़ा एरिया उतनी z की वैल्यू आएगी, उतना आपका स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा। तो बच्चों, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाई इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। किन के लिए? छोटे एरिया के लिए। लेकिन z की वैल्यू जो होती है लार्ज एरिया के लिए, वो आपकी ज्यादा होती है। कितनी आ रही है z की वैल्यू? z की वैल्यू आ रही है 0.6 से 1.2 तक। और जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं, कहां पर? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, तो z की वैल्यू आई 1.15। z की वैल्यू आई 1.15। z की वैल्यू आई आपकी 1.15। बड़ा एरिया मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एरिया बड़ा तो z की वैल्यू ज्यादा आई। ठीक है, एरिया छोटा तो z की वैल्यू कम आई। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन? स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है, देखिए जरा। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप पढ़ लेना, एलियन स्पीशीज वगैरह के बारे में है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, विथ मोस्ट वेरी जनरली टेंड टू बी मोर, अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो मैंने कल पढ़ा दिया था। पढ़ना नहीं, ये तो मैंने कल पढ़ा दिया था। स्टीपर का मतलब क्या है? ये जो दिखाया गया है, ये स्टीपर दिखाया गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल से दूर दिखाया गया है। ठीक है, और वर्टिकल जो लाइन है, जो वर्टिकल है, उसके क्लोज दिखाया गया है। तो जितना बड़ा एरिया होगा, ये आपका उतना ही स्टीपर होता जाएगा। जितना बड़ा एरिया होगा, ये उतना ही आपका स्टीपर होता जाएगा, इस तरीके से होता जाएगा। तो भाई, ये आपका सिलेबस था, जो हमने आपका क्वालिटी के साथ कंप्लीट करा दिया। ये चैप्टर आपका डेटाबेस चैप्टर है, याद करने का ज़्यादा है। आज आपको इस पे 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिलेगी बायोडाइवर्सिटी पर, और करीब आपको 50-100 क्वेश्चन की डीपीपी मिलेगी, आज मैंने लगवा दी है। ठीक है, डीपीपी भी आज ही मिलेगी इस चैप्टर की, बहुत सारे क्वेश्चन हैं डीपीपी में भी, और प्रैक्टिस शीट में करीब 250 क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर की जब तुम 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बोल देता हूं, हाँ मैं आ गया। वो मैं थोड़ा कहने के लिए गया था कि उनको ले आओ, फोन लगा रहा था तो फोन लग नहीं रहे थे, है ना, तो उनको समझा रहा था थोड़ा बोलना नहीं बोलना नहीं, है ना, देखो बच्चों को आवाज़ चली जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जर्नी बहुत अमेजिंग थी, आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ हैं।
आप लाइफ में अच्छा करिए और पूरा PW आपके साथ है, नीट तक आपके साथ है, उसके बाद भी कभी कैरियर गाइडेंस होगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ये जर्नी बहुत बहुत अमेजिंग थी और मुझे फर्स्ट क्लास भी याद है और लास्ट क्लास भी याद है। तो आप बस अपना काम ईमानदारी से करिए, अच्छा करिए और धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। उसका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, है ना। बस अपना काम हमेशा ईमानदारी से करिए, कभी किसी की लेग पुलिंग मत करिए, कभी किसी के लिए गलत मत बोलिए, कभी किसी थर्ड पर्सन की बात मत करिए। आप बस अपना माल बेचिए, अपने को बेस्ट बनाइए और सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपनी मेहनत करिए और चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं वो भी आपके फैन बन जाते हैं। ठीक है, बस ईमानदारी से आपको अपना काम करना है और पूरी मेहनत से करना है। तो वही काम मैंने आपके साथ किया और आपने इतना प्यार दिया भाई साहब, मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ। मैं आपके कमेंट पढ़ता था जब, ठीक है, स्टार्टिंग की जो पहली दूसरी जो क्लासेस थी तब तक हम नए थे, एक दूसरे को एडेप्ट नहीं कर पाए थे, है ना। और जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, ये चीज़ आप भी समझेंगे कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, और पहली बार मैं आपके बैच में आया था, है ना, वी वर लाइक अ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो उस जगह पर अपना बेस्ट देना, आपको फैन बनाना धीरे धीरे करके, तो ये सब धीरे धीरे करके ही हो पाया। जब हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की 3-4 क्लासेस हो गई थी, उसके बाद हम अच्छी तरीके से अडेप्ट हो गए थे। चैप्टर जब खत्म हुआ तब तक तो हम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के फैन बन चुके थे, और जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शुरू हुआ, वो खत्म हुआ, तो तबाही तबाही हो चुकी थी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ने तो आग लगा दी थी। उसके बाद तो फिर हम एक फैमिली की तरह वो हो गए थे। आज बच्चे मिलना चाह रहे थे, आ जाओ, यश आ जाओ। तो हमारी माता जी हैं, है ना, और हम आज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, हमारी माता जी की वजह से हैं, है ना। तो ये हमारी मम्मी हैं और ये हमारी वाइफ है, ये हमारे बेटे हैं। तो छोटू को तो आपने कई बार देखा होगा। तो आपसे जो प्रॉमिस किया गया था कि आपका जब सिलेबस ख़त्म होगा तब मैं आपको मिलाऊंगा, ठीक है। तो बस यही है, इसकी रील वगैरह मत बनाइएगा, कहीं पर डालिएगा नहीं, ठीक है। तो मम्मी आपको आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगी। बाय बाय। लो मम्मी बोलो। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करियो। ओके बाय बाय। अच्छे इंसान बनना बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, खूब अपना नाम रोशन करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना और खूब कामयाब होना। हाँ आप भी बोलो। बोलो उठ 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 उठ। तो अभी छोटा है ये, ठीक है। बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। वो क्या सुन लिया बच्चों ने, इसमें चला गया होगा। तो तो बच्चों आपको फैमिली से मिला दिया जैसे आपसे प्रॉमिस किया गया था, ठीक है। और याद रखना जिंदगी में जो सब कुछ होता है, जो कमाया है, वो सब सिर्फ फैमिली होती है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो एक अच्छे इंसान रहो, बढ़िया से नाम रोशन करो अपने माताजी पिताजी का, ठीक है, और अपने माताजी पिताजी का सम्मान करो, ठीक है। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, ठीक है। बाय, फिर आएगा। थैंक यू।